मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफी साहब ये कहकर रुक सकते थे, और ये सच है। अब जमाना उन्हें ढूंढ रहा है, अब जमाना उन्हें ढूंढ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे जब विशु जी ने कहा कि भाई यहाँ एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊँ, कुछ रफी साहब के बारे में बताऊँ। मैं अपने बारे में तो कुछ बात इतनी सी है, मैं बहुत छोटा सा था, 5-6 साल का। मुकेश साहब की आवाज़ से मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मेरे जज्बों में इतनी सदाकत थी कि मैं मुकेश साहब से 2 बार मिल भी पाया 1973 में शिमला में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैंने एक गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब 6-7 साल की उम्र में मैंने इस गीत को सुना, मैंने कहा ये भी एक आवाज़ है। और ऐसा ताल्लुक़ बना उस आवाज़ से मेरा कि मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो मैं गाता था, अवार्ड मिलते थे। और मेरी खुशी ये रही, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर देहरादून हरिद्वार के पास एक छोटा टाउन है बेंगलोर के मुकाबले, काफ़ी छोटा। तो मैं गाता था कोई अवार्ड, लेकिन ये भी किस्मत है कि कोलंबस है किस्मत। गाने का शौक़ और तालीम की दुनिया में मैं चला गया। मैं लेक्चरर हो गया 1973 में, और 2013 में मैं रिटायर हुआ। 40 साल में मैंने इस पर आ गया। लेकिन मेरा जो मोहब्बत इन कलाकारों से है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। 2013 में जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे विद्यार्थियों की वजह से, चूँकि वो भी चाहते थे कोई संपर्क बना रहे, तो यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया जिसमें मेरे काफ़ी सारे पुराने विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए। रमेश दत्त नाम से, देखने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा नहीं होती, 35-40 मिनट से कम मैं किसी से बारे में बोलता नहीं, सबके बारे में बोलता हूँ। और पहले ही मैंने विशु जी से कहा था कि देखो मुझे ड्यूरेशन बता दो, तो उन्होंने कहा भाई 5-7-10 मिनट अपनी बात कह लीजिए कुछ रफ़ी साहब के बारे में। मेरे बारे में तो इतना ही है कि एक हद, एक जुनून तक 50s और 60s का सिनेमा मुझ पे तारी है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि बचपन में मैं क्या करता था, पढ़ने से ज़्यादा शौक़ मुझे फिल्मी मैगज़ीन्स देखने का था। आप में से कुछ हम दौरी जानते होंगे कि उस ज़माने में 60s में कुछ मैगज़ीन आती थी हिंदी में, युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, इंग्लिश की भी आती थी फिल्म में। तो उसमें एक बात लिखी होती थी, और वो बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब भी मैं कुछ जानना चाहता था उसमें लिखा जाता था 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। अब ज़्यादा पता ना चले कोटला सुल्तान सिंह क्या है, कहाँ है। अभी कुछ बरस पहले मैं कोटला सुल्तान सिंह चला गया, और वहाँ जाकर के जब मैंने देखा गांव के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ से मेरी तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मैं अंदर गया, उस स्कूल में पहुँचा जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़ते थे। पहले ही आपको बता दूँ कोटला सुल्तान सिंह में वो सिर्फ 11 बरस की उम्र तक रहे, उसके बाद वो लाहौर चले गए। तो मुझे खुशी ये है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल पाया जिनके दादा परदादा जो थे वो रफ़ी साहब के दोस्त थे। तो कुछ बातें मुझे ऐसी मालूम हुई जो किताबों में या मीडिया में या पन्नों पे अलग जगह नहीं आती। जैसे सबसे बड़ी बात तो एक आती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से किसी ने पूछा भाई आपको इतनी दिलचस्पी संगीत में हुई कैसे? तो उन्होंने कहा भाई मेरी गली में से एक फ़कीर गुजरता था, गाता हुआ जाता था, और मैं उसके पीछे जाता था। छोटा सा 9-10 साल का मैं था, और मुझे खुशी ये रही एक दिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का घर जहाँ होता था उसके सामने उस गली से गुजरते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करता था। तो वो किसी ने पूछा भाई मोहम्मद रफ़ी साहब से वो गाना क्या गाता था? तो उन्होंने कहा वो गाना गाता था खेडने दे दिन चारनी माए, खेडन दे दिन चार, ये गाना गाता था। बस उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए, और बाकी तो मिस्टर गूगल का जो काम है वो यही है कि हर चीज़ वो उनके बारे में बता देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों याद करता हूँ।
मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को इसलिए याद करता हूँ, वेरिएशंस। मन दर्पत हरिदर्शन को आज। जब धर्म की बात आती है तो वो ये गाना गाते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो वो गाते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब देखिए जो आपने धार्मिक गीतों को गा रहा है और वो एकदम यहाँ आता है, लेकिन मोहब्बत की एक सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, अक्सर बिछड़ जाती है, बिखर जाती है, और फिर आप गाते हैं, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। अब इतनी वेरिएशन। और एक बात खास है, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी की बात है और जो मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त आज भी मौजूद है, उनका नाम है कंवलजीत सिंह। 1960 में हम कंवलजीत सिंह से मिले, 55 बरस बाद की दोस्ती उतनी खूबसूरत है। मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब का कितने लोगों पर कैसे असर पड़ता है। हम लोग बैठे थे एक दिन, 25-30 साल पहले की बात है, कंवलजीत और मैं बैठे थे, तो मैंने कहा, वो कह लगे यार काम तो बहुत मिल रहा है लेकिन कुछ थोड़ा सा मिसिंग है लाइफ में। मैंने कहा जब तुम्हें ये लगने लगे ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो सिर्फ एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना याद कर लेना, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। तो कहना इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। इसका संगीत किसका है? मैंने कहा, कहते खयाम साहब का। लिखा किसने है? कमाल अमरोही साहब ने। इसमें जो संतूर बज रहा है वो कौन बजा रहा है? शिव कुमार शर्मा जी बजा रहे हैं। बांसुरी कौन बजा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा रहे हैं। और भाई पर्दे पे इसको कौन अदा कर रहा है? वो कंवलजीत सिंह है। तो अब आप ये बताइए कि एक जीवन में इतने सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक गाना अगर किसी को देते हैं तो वो भूलता नहीं। मेरी परवरिश बरगद के पेड़ों के तले हुई है। 5 दिन मुझे कैफी आजमी साहब के साथ रहने का मौका मिला था 1973 में। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, रफ़ी साहब ने गाया होगा। उसके बाद में गुलजार साहब से मुझे 70 मिनट का मौका मिला बात करने का, और वहाँ भी रफ़ी साहब आए बीच में। जब भी ये दिल उदास होता जाने कौन आस पास होता है। एक बात मेरे मन में हमेशा थी कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया 1969 के करीब, और रफ़ी साहब की वो शोहरत जो थी थोड़ी सी फिसल गई। किशोर कुमार का ज़माना आ गया। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। अब ये गाना है किशोर ने भी गाया और ये रफ़ी साहब ने गाया। किशोर का गाना पॉपुलर हो गया, धुंधला गए रफ़ी साहब 6 बरस के लिए। तो मैं हमेशा ये देखा करता था कि उसके बाद वापसी हुई राजा की, बादशाह वापस लौटे, और जब वो लौटे किस गाने के थ्रू लौटे? ये मस्तियाँ ये बहार। ये एक गाना है, इसमें किशोरदा ने, लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो आवाज़। तो इत्तेफाक ये है अभी 23 सितंबर को मेरी मुलाकात इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार साहब से हो गई। तो मैंने उनको कहा, रमेश जी मुझे आपका धन्यवाद करना है। तो उन्होंने कहा, रमेश जी किस बात का धन्यवाद करना है? मैंने कहा धन्यवाद ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वापसी लाने में आपके इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने फिर राजेश भूषण की बात करी। तो अब जो सिर्फ बात है, प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी दूर तक और देर तक चलाना है, और मुझे विश्व जी ने बोला था कि बस शुरुआत करा देना। मेरी कुछ मसरूफियत है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना था। कुछ देर के बाद में मैं रुखसती लूँगा, लेकिन फिर कभी अचानक ऐसे ही आ जाऊँगा, और एक गीत मैं एक अंतरा उसका चलते चलते आपको सुना करके रुखसती लेता हूँ। दर्दी की बातें जब हम रफ़ी साहब की देखते हैं,
1966 के करीब मैंने, जैसा मैं कहा कि मैं प्रोफेसर हो गया, पढ़ाने लग गया, पीएचडी भी 9 करवा दी। काम तो स्टूडेंट करते हैं, नाम प्रोफेसर का होता है, और 40 साल गार्ड में दिए। और अब 12 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा सिर्फ गाने और 50-60s का सिनेमा। 1966 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, इतना दर्दीला गाना कम ही सुनने को मिलता है, और वो गाना था, बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी के परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। आप कितना कहना चाहें, कि जितना कहना चाहें आप आराम से उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन कुछ देर मैं भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से चल के आया, तो यहाँ काफ़ी बड़ी महफिल आज जमने वाली है। और मैं आप साहब का बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतनी खामोशी से मेरी बातों को सुना, और मैं जब बात करता हूँ तो करता ही रहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। सर आपको एक मिनट, दस साहब का व्यक्तित्व बहुत निराला है, और उनसे यह बात सीखने की है कि रिटायरमेंट के बाद भी कितना मस्त जीवन जिया सकता है, ये उनसे सीखने की बात है। 74 नॉट आउट। इनकी जीवनी के ऊपर में एक किताब भी लिखी गई है, गाता जाए बंजारा, तो वो अमेजन पर उपलब्ध है, और एक दूसरी भी निकलने वाली है, और यूट्यूब पे इनके करीब 600 से ज़्यादा वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट प्रोग्राम का तरीका बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। पहले जो सीक्वेंस आप लोगों ने लिया उसी हिसाब से। पॉजिटिविटी है, ये मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गई थी, और इसी की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। तो मैं ये आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभिषेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मैं पहले सिंगर को बुला
सर्विस थी